हम सभी जो है बात करेंगे हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा से संबंधित बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ये आपके कक्षा 10 का पोएम का पहला पोएम है। इसकी हम सेंट्रल आइडिया देखेंगे। सेंट्रल आइडिया देखेंगे हम सभी किसका, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो ये हैंड राइटिंग की आप नकल कर सकते हैं। ये बोर्ड परीक्षा में 98% मार्क्स की कॉपी है। इसको हम हाईलाइट करके दिखाएंगे। आप पोएम सेंट्रल आइडिया लिखते समय सावधानी ये रखेंगे कि पहले तो आप सेंट्रल आइडिया को हेडिंग बना करके सेंट्रल आइडिया बाकायदे हेडिंग दीजिए और दिखाने का प्रयास करिए कि मैं सेंट्रल आइडिया ही लिख रहा हूँ, ताकि एग्जामिनर आपके राइटिंग से प्रभावित हो। और जिस भी पोएम को आप लिख रहे हैं उस पोएम का नाम जो है वो स्पष्ट दिखना चाहिए, किस पोएम का आप लिख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ है द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। जैसे अब ये पोएम इस लाइन में आ गया तो इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसको बाकायदे हाईलाइट कर देंगे तो एग्जामिनर समझेगा कि ये जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है दर्शाना कि हम जो है डस्ट ऑफ स्नो की सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं। इस तरह से हाईलाइट कर देंगे। उसके बाद बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये पोएम लिखी गई है। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ सिंपल एंड शॉर्ट पोएम yet with a deeper and larger meaning. The poet explains how an act as PT as experiencing snow and one's body can brighten one's day up. The message of the poem in put into words by Robert Frost always a larger significance. इसमें आप पोएम का नाम और इधर पोएट का नाम हाईलाइट कर दीजिए। और उसके बाद जो है यदि हाईलाइट नहीं कर सकते हैं तो अंडरलाइन जरूर कर दीजिए। और ये ताकि ये लगे कि आपने जो है सेंट्रल आइडिया को बेहतरीन बनाने का प्रयास किया है। अब इसमें जैसे इसकी मीनिंग भी हम समझा देते हैं ताकि आप समझ लीजिए कि ये डस्ट ऑफ स्नो जो है वह एक बड़ी ही सिंपल और शॉर्ट पोएम है, हाँ, एट विथ ए डीपर एंड लार्जर मीनिंग। लेकिन इसका जो अर्थ है वो बहुत ही गहरा और बड़ा है। द पोएट एक्सप्लेन्स, कवि इसमें जो है एक्सप्लेन्स यानी व्याख्या करते हैं। हाउ एन एक्ट एज पीटी एज एक्सपीरियंसिंग स्नो ऑन वंस बॉडी, किसी के शरीर पर बर्फ के पड़ने का क्या अनुभव होता है और कैसे ब्राइटन वंस डे अप, और कैसे किसी के दिन को वो चमकीला या चमकदार बना देता है। द मैसेज ऑफ द पोएम इनपुट इनटू वर्ड्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और ये जो मैसेज है, संदेश, क्या संदेश कि बर्फ के शरीर पर पड़ने मात्र से वह दिन जो खराब जाने वाला था, दुखी मन से कभी जा रहा था और उसके ऊपर जब बर्फ के कुछ टुकड़े गिर पड़े तो वो महसूस करता है कि इन बर्फ के टुकड़ों से मेरा मन प्रफुल्लित हो गया और मेरा दिन खराब होने से बच गया। इसका मतलब इसमें जो मैसेज ऑफ द पोएम, इस कविता का जो मैसेज है वह बड़ा ही सिंपल वर्ड्स में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रखा गया है और इसका हमेशा एक बड़ा ही अच्छा महत्व जीवन में देखने को मिलता है। इस तरह से इस पोएम को दिखाने का प्रयास किया गया है। इसी तरह से आप यदि सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, कॉपी में लिखते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे ये सेंट्रल आइडिया मैंने यहाँ लिख दिया तो आप सेंट्रल आइडिया ऊपर लिखिए एक लाइन छोड़ करके, फिर डस्ट ऑफ स्नो लिखिए, फिर एक लाइन छोड़ करके आप इस सेंट्रल आइडिया को लिखना शुरू करेंगे। क्योंकि आपको जो बोर्ड कॉपी मिलती है वो बड़ी जो है पर्याप्त होती है, उसमें आपको किसी भी तरह का संकोच नहीं करना है।
अब जगह लेकर के पर्याप्त, एक पेज में भले ही एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखना हो, लेकिन आपको आंसर लिखते समय साफ। हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम जो है डस्ट ऑफ स्नो पोएम से ही रिलेटेड एमसीक्यूज के क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें आप सभी देख रहे हैं कि लैंग्वेज स्टडी के रूप में एमसीक्यूज दिया है। जैसे ये दे रहा है कि हु शुक डाउन द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री को किसने हिलाया, तो एक आपको ऑप्शन मिलेगा क्रो, कुक्कूज, मीना, पैरट। तो आपको पता है कि उस हेमलॉक ट्री को हिलाया किसने था, एक क्रो ने, कौवे ने हिलाया था, यानी आपका ये क्रो ऑप्शन सही है। दूसरा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट फेल ऑन द पोएट, कवि के ऊपर क्या गिरा था। डस्ट ऑफ ट्री, पेड़ के धूल गिरे थे, कि डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कण गिरे थे, कि डस्ट ऑफ रेन, कि डस्ट ऑफ क्रो। रेन वर्षा की डस्ट या डस्ट ऑफ रेन, या रेन की जो है बारिश की बूंदें गिरी थी। तो डस्ट ऑफ स्नो आपको पता है कि इसमें जो है डस्ट ऑफ स्नो, यानी कवि के शरीर के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट मूड वाज द पोएट अर्लियर, पहले कवि जो है वो किस मूड में था। तो पहले कवि जो था वो प्लीजेंट मूड में था, हैप्पी था, प्लीजेंट यानी आनंददायक, हैप्पी यानी प्रसन्न, सैड यानी दुखी, या गुड मूड में था। तो ये सैड था, किस मूड में था, पहले वो सैड था, और जैसे ही बर्फ के टुकड़े उसके शरीर पर पड़े तो वो जो है खुश हो गया, या उसका दिन खराब होने से बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, यानी कवि के ऊपर जो है वो डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के टुकड़ों के या उनके कणों के गिरने से क्या परिवर्तन हुआ। तो चेंज्ड हिज मूड, चेंज्ड हिज लक, चेंज्ड हिज जॉब, चेंज्ड हिज कलर। तो यहाँ आप करेंगे चेंज्ड हिज मूड, यानी बर्फ के टुकड़ों के पड़ने से कवि का जो मूड था वो चेंज हो गया। नेक्स्ट है व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, कवि के लिए क्या बच गया था। तो उसका क्रो, कौवा बच गया, कि ट्री यानी पेड़ बच गया, कि स्नो बर्फ बच गया, कि सम पार्ट ऑफ द डे, दिन का कुछ हिस्सा बच गया जो खराब होने जा रहा था। यानी कवि बहुत दुखी था और उसका जो है दिन खराब होने से बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट सेज ऑफ द डे आई हैड रूड, यानी पोएट कवि कहते हैं कि ऑन ऑफ द डे आई हैड रूड, यानी जो भी दिन मेरा बचा था वो रूइंड। अच्छा, यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूड, रूड का मतलब क्या है। तो रूड का मतलब होता है रूइंड, यानी बर्बाद होना, यानी दिन बर्बाद होने से उसका बच गया था। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, पोएम में कौन सी राइम स्कीम है। तो बी ए सी डी, ए बी सी डी, इसकी राइमिंग स्कीम आप सभी को आती होगी। वैसे मैं राइम स्कीम के लिए एक जो है वीडियो अलग से बना दूंगा। इस पोएम की जो राइम स्कीम है वो ए बी और सी डी है, ठीक है। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन, इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है इस लाइन में। एंड सेव्ड सम पार्ट, इसमें आप देखेंगे तो यस और यस, ये जो है ये लाइन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच या कौन सा जो है इसमें लिटरेरी डिवाइस प्रयोग किया गया है। एलिट्रेशन, अनुप्रास, मेटाफर, रूपक, ऑक्जीमोरन या सिमली। तो यहाँ एलिट्रेशन आप लिखेंगे। एलिट्रेशन क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें दो शब्दों में समान जो है लेटर्स की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, ये डस्ट ऑफ स्नो जो है वो क्या प्रस्तुत करता है। तो ये डस्ट ऑफ स्नो जो है
वो रिप्रेजेंट करता है हीलिंग पावर ऑफ नेचर, यानी प्रकृति की जो हीलिंग पावर है वो हमें प्रदर्शित की गई है। हीलिंग पावर मतलब यानी जैसे आप दुखी हैं तो उसको बदल देने का, कि एक दवा के रूप में है कि प्रकृति जो है हीलिंग पावर का काम करती है, ऐसा दर्शाया गया है। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो में हीलिंग पावर दर्शाया गया है। इधर भी एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। ये है द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज। कौवा और हेमलॉक ट्री किसके सिंबल हैं? तो क्रो एंड हेमलॉक सारों के, दुख के, की हैप्पीनेस प्रसन्नता के, सेलिब्रेशन उत्सव के, की डेथ मृत्यु के। तो ये जो है हैप्पीनेस के यानी प्रसन्नता के प्रतीक हैं। इसे मैंने हाईलाइट करके समझाने का प्रयास किया है। आप सभी के लिए एमसीक्यूज़, आपको पता है कि एमसीक्यूज़ के लिए आपको OMR शीट जो है आंसर लिखने के लिए मिलेगी। OMR शीट कैसे हल करेंगे, इसके लिए भी मैं OMR पर सॉल्यूशन देकर के वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा। फिलहाल ये पोएम का एक चैप्टर था जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचना थी, जिसका मैंने सेंट्रल आइडिया भी और एमसीक्यूज भी करवा दिया। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अगली पोएम है फायर एंड आइस।